हेलो। ओके, अगर कोई एक बच्चा जल्दी से वेरीफाई कर दे कि आप मुझे सुन भी पा रहे हैं और आप स्क्रीन भी देख पा रहे हैं, सो दैट वी कैन स्टार्ट। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, आपकी आवाज़ भी आ रही है और स्क्रीन भी आ रही है। चले ठीक। थैंक यू। देखें, लास्ट टाइम बात कर रहे थे डिफ्रैक्शन की। हमने डिफ्रैक्शन पढ़ा, हमने डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज पढ़ा, हमने डिफ्रैक्शन की टाइप्स पढ़ी, और फिर वो मैंने कुछ एंड में जो है वो सिंगल स्लिट डबल स्लिट से मुताबिक एक मुश्किल सी बात का जिक्र कर दिया था। आज हम सॉल्व करेंगे डिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल। एक छोटी सी डेफिनेशन जो है वो चैप्टर में रह गई, वो है पोलराइजेशन। वो पढ़ लेंगे तो चैप्टर नंबर 9 आपके लिए जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मंडे को आपका जो टेस्ट होगा, उस टेस्ट का टॉपिक होगा डिफ्रैक्शन। ठीक है, अगर पोलराइजेशन आज डिस्कस कर लिया तो पोलराइजेशन भी इंक्लूडेड होगा। अदरवाइज मंडे के टेस्ट टॉपिक जो है वो प्योरली क्या होंगे, डिफ्रैक्शन पे होंगे। अच्छा, आज हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल, लेकिन इससे पहले मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करूं, एक आध बात जो है वो याद दिला दूं। अगर आपने डिफ्रैक्शन करवानी है तो उसके लिए आपको चाहिए ग्रेट डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, जिसका ग्रेटिंग एलिमेंट हम कैसे निकालते थे? हम निकालते थे ग्रेटिंग एलिमेंट इज D इज इक्वल टू L/N, और ये हमें मीटर्स में चाहिए होता था। ये बात क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अगर कभी आपके पास जो है वो बात करेंगे ग्रेटिंग एलिमेंट की, तो वो आप ऐसे निकाल लेंगे L/N से। अच्छा, कभी कभार वो आपसे मांगेंगे नंबर ऑफ लाइंस पर मीटर, नंबर ऑफ लाइंस पर मीटर। तो इसका मतलब है आपको रेसिप्रोकल ऑफ डी चाहिए। इसका मतलब है आपको रेसिप्रोकल ऑफ डी चाहिए। ये दो बातें तो पहले से जो है ना वो आपके जहन में जो है वो होनी चाहिए कि अगर आपके पास जो है वो न्यूमेरिकल आए तो न्यूमेरिकल में ये दो फॉर्मूला ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए कि डी का मतलब L/N है, और नंबर ऑफ लाइंस का मतलब होता है क्या, 1/D मालूम कर लेना है। एक बात। दूसरी बात, देखें, अगर आप सवाल पढ़ें तो सवाल में आपसे कहते क्या है? अच्छा, एक एक आखिरी चीज, एक ही फॉर्मूला है जो हम यहाँ पर यूज करेंगे। वो फॉर्मूला क्या है? M लैम्डा इक्वल D साइन थीटा। अब क्वेश्चन पढ़ें। ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ, मुझे लैम्डा गिवन है, गेटिंग हैविंग 2000 लाइंस पर सेंटीमीटर। तो मैं पहले न्यूमेरिकल वैसे सॉल्व कर देता हूं जैसा आप फर्स्ट ईयर में सॉल्व करते थे। 5400 एंगस्ट्रॉम, जिसका मतलब है 5.4 एक्सपोनेंट -7 मीटर। इसके अलावा सवाल में आपको गिवन है नंबर ऑफ लाइंस, जिनको मैं n कहता हूं, कितनी? 2000। कितनी लेंथ में? 1 सेंटीमीटर, जिसका मतलब है 0.01 मीटर। ठीक। अब आपसे कहते हैं क्या? कंप्यूट द एंगुलर डेविएशन ऑफ थर्ड ऑर्डर इमेज। एंगुलर डेविएशन का मतलब है थीटा। थर्ड ऑर्डर है तो मैं क्या कह देता हूं, थीटा 3। दूसरा पार्ट क्या है? इस 10th ऑर्डर इमेज पॉसिबल। तो आपको ये मालूम करना है, इस 10th ऑर्डर इमेज पॉसिबल। सबसे पहले आप निकालेंगे डी। अच्छा, अगर आप डी निकालना चाहें तो फॉर्मूला क्या होता है? L/N। L कितना मेरे पास? 0.01। N कितना है? 2000। देखिए, अब ये जो डिवीजन है ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। मैं फिर भी करके दिखाता हूं कि आप बगैर कैलकुलेटर के जो है वो सॉल्व कर कैसे सकते थे। 0.01 का मतलब है 1 एक्सपोनेंट -2 डिवाइडेड बाय 2000। 2000 का मतलब क्या है? 2 एक्सपोनेंट +3। अच्छा, 1/2 का मतलब क्या बन जाएगा? 0.5। ये +3 न्यूमेरेटर में जाएगा, क्या बनेगा? -3। तो ये क्या बन जाएगा? 10 पावर -5। और वंस अगेन आप इसको क्या लिख सकते हैं? 5 एक्सपोनेंट -6 मीटर। वैसे सारी वर्किंग जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए है।
अदरवाइज अब तो मेजॉरिटी बच्चों को याद हो जाएगा कि अगर 2000 लाइंस 1 सेंटीमीटर में हो तो गेटिंग एलिमेंट 5 एक्सपोनेंट माइनस 6 हुआ करता है। अब क्वेश्चन में बात हो रही है थर्ड ऑर्डर की, तो फॉर्मूला क्या होता था, एम लैम्डा इक्वल डी साइन थीटा 3, क्योंकि थर्ड ऑर्डर है। लैम्डा की जगह क्या आएगा 5.4 एक्सपोनेंट माइनस 7, डी की जगह क्या आएगा 5 एक्सपोनेंट माइनस 6, यहाँ क्या लिखा होगा साइन थीटा। अगले स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, अगले स्टेप में आपने कहा कि 3 इंटू 5.4, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें, देखिए वर्बली आप कर सकते हैं, 3 इंटू 4 इज 12, 3 5 15, ये बनना चाहिए 16.2 इंटू 10 पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या आएगा 5 एक्सपोनेंट माइनस 6 इज इक्वल टू साइन थीटा। अगले स्टेप में 16.2 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो शायद आप में से बहुत सारे बच्चे जो है वो एग्री कर लें, ये सब 5 1 होता है, 5 3 15 होगा, 1 कैरी बनेगा, तो 3.2 ये बन जाएगा क्या 3.2 इंटू माइनस 6 को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो माइनस 7 प्लस 6 हो जाएगा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, यानी साइन ऑफ थीटा इक्वल 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 1, साइन थीटा इज 0.32। बस अब यहां रुक जाइए और ये देखिए कि बगैर कैलकुलेटर के अब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो सॉल्व कैसे करते हैं। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए सबसे पहली चीज जो आपको याद होनी चाहिए वो ये, साइन के लिए स्टैंडर्ड एंगल्स के वैल्यूज, क्या मतलब है, अगर मैं कहूं साइन 0 थीटा इज इनफैक्ट, मैं इसको अगर उल्टा लिख दूं तो शायद आपके लिए, बल्कि नहीं, अगर मैं आपसे कहूं साइन 0 तो इसका मतलब क्या होता है 1। अगर मैं कहूं साइन 30 तो इसका मतलब होता है 0.5। अगर मैं कहूं साइन 45 इसका मतलब होता है 0.707, साइन 60 0.866, and last one is sin 90 which is equal to 1। देखिए ये स्टैंडर्ड्स हैं। अब आपने क्या करना है, आपने इस वैल्यू को देखा, दिस इज 0.32। अब ये जो 0.32 है, आपको ये फैसला करना है 0.32 लाई कहां करेगा, ये लाई करेगा 1 और 0.5 के दरमियान, ठीक है। अच्छा मैं एक अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूं, 1 और 0.5 के एग्जैक्टली बीच में क्या होगा 0.25। तो मैंने एक अंदाजा लगाया कि 0.25 जो है वो साइन 15 डिग्री के आसपास होना चाहिए। अब मेरे पास वैल्यू है 0.32। 0.32 एक्चुअली लाइज बिटवीन 0.25 एंड 0.05। इसका मतलब मेरा आंसर 15 और 30 के दरमियान होना चाहिए। क्योंकि आप एमसीक्यूज बेस्ड पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ऑप्शंस गिवन होंगे। लेट्स से ऑप्शन ए था 13 डिग्री, ऑप्शन बी था 15, ऑप्शन सी था 18, ऑप्शन डी था 30। अब अगर आप इस अप्रोक्सीमेशन में पहुंच रहे हैं कि मेरा आंसर 15 से ज्यादा होगा और 30 से कम होगा, यानी अगर आप इस नतीजे में पहुंच रहे हैं कि मेरा आंसर 15 से ज्यादा होना चाहिए, 30 से कम होना चाहिए, तो मैं जो हूं वो किस आंसर को मार्क कर दूंगा 18 डिग्री को। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आप अप्रोक्सीमेशन को इस तरह करेंगे। जी अली मोहम्मद। सर लेकिन साइन का ग्राफ लीनियर तो नहीं होता ना, तो साइन 15 जरूरी थोड़ी है ठीक है, 0.5। तभी मैंने कहा ये अप्रोक्सीमेशन है, ये अप्रोक्सीमेशन है। ठीक है, आप कैलकुलेटर से अगर मैंने भी वैसे बड़े अरसे से कैलकुलेटर यूज नहीं किया, करके देखते हैं। अगर फर्ज कर ले मैं 15 का साइन निकाल लूं आंटी एक सेकंड। तो इत्तेफाक ऐसा है कि वो 0.258 आ जाता है, यानी मेरे ख्याल से बुरी अप्रोक्सीमेशन नहीं है। पॉइंट समझ रहे हैं मेरा? तो बात ये है कि ये अप्रोक्सीमेशन है जो प्रैक्टिस के साथ जो है वो आपकी अच्छी हो जाएंगी। जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया, आप इस तरीके से जितने न्यूमेरिकल किताब में सारे सॉल्व कर लीजिए, मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि आपके पास जवाब जो है वो हमेशा सही आएगा।
जी अरीबा। अरीबा अपने एंड से आप अनम्यूट कर लीजिए, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ। जी सर वो मेरी लाइट का प्रॉब्लम था, तो आप थोड़ा सा मतलब समरी करा सकते हैं शुरू से? अच्छा, मैं भी ये न्यूमेरिकल जो है वो रिव्यू एक दफा दोबारा कर दूंगा। देखिए अब सवाल का अगला पार्ट, बल्कि मैं उससे पहले ही कर दूं। क्वेश्चन में आपको वेवलेंथ गिवन है, क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ लाइंस पर मीटर गिवन है। मैंने कहा था कि पहले आप जो है वो ग्रेडिंग एलिमेंट निकालेंगे, कैसे? लेंथ ओवर नंबर ऑफ लाइन। वर्किंग आपको नजर आ रही होगी 5x - -6। फिर उन्होंने कहा कि थर्ड ऑर्डर इमेज का एंगल निकालें। तो मैंने थर्ड ऑर्डर इमेज के लिए लिखा m लैम्डा इक्वल d sin थीटा, आपको लेफ्ट कॉलम में नजर आ रहा होगा बॉटम पे। sin थीटा की वैल्यू आई 0.32। अब मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि आप विदाउट एनी साइंटिफिक कैलकुलेटर ये अप्रोक्सीमेशन करते किस तरह है। तो आपने अप्रोक्सीमेशन जो है वो सीखी कि किस तरह आप जो है वो कर लेंगे। 18 मार्क कर दिया। फर्ज कर लें 18 नहीं लिखा होता, 18 की जगह मेरे पास जो है वो लेट से एंगल लिखा हुआ होता 19, तो मैं 19 मार्क कर लेता। क्यों? क्योंकि मेरी अप्रोक्सीमेशन ये कहती है कि मेरा एंगल 15 से ज्यादा आना चाहिए, 30 से कम आना चाहिए। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है? जब आपको एंगल देते हैं 18 डिग्री, 19 डिग्री, 20 डिग्री, तो फिर जिंदगी मुश्किल थी। फिर तो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। मेरा मानना ये है कि जब एप्टीट्यूड पेपर के अंदर या एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर वो एमसीक्यूज देंगे, तो ऑप्शंस शुड बी वाइडली स्पेस कि इवन अगर आप अप्रोक्सीमेशन भी कहें तो आपके पास जवाब आ जाए। अब देखिए सवाल का लास्ट पार्ट, इस 10th ऑर्डर इमेज पॉसिबल, ये लॉजिक में समझा चुका हूं। अगर आप में से कोई बच्चा हिंट दे देना सर ऐसे मालूम कर सकते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अगर 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 मुझे ये मालूम करना हो कि इस 10th ऑर्डर इमेज पॉसिबल, तो कैसे मालूम कर सकता हूँ? मैं बार बार एक बात कहता हूँ, गलत जवाब देने की कोई सजा नहीं है। जी, आप में से कोई भी बच्चा, अगर मुझे मालूम करना हो इस 10th ऑर्डर इमेज पॉसिबल, तो क्या करूं? कोई तो तुक्का लगा दे। हमें लगे क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं। एक सेकंड। जी अली मोहम्मद। सर यहाँ 10 लगा दें नंबर ऑफ ऑर्डर की जगह, n की जगह। और फिर क्या करूं? और आप देखें एंगल क्या आ रहा है आपका, जो आपकी चले रिक्वायरमेंट है वो आ रहा है। ठीक। m की जगह मैंने 10 लिख दिया, लैम्डा की जगह 5.4 एक्सपोनेंट -7 लिख दिया, d की जगह 5 एक्सपोनेंट -6 लिख दिया। ये सारी वो वैल्यूज है क्वेश्चन में थी। अब मैं थीटा निकाल लेता हूँ। तो थीटा निकालेंगे तो ये बनेगा 5.4 एक्सपोनेंट -6 डिवाइडेड बाय 5 एक्सपोनेंट -6। मेरा ख्याल है सब बच्चों को समझ में आ रहा है कि 10 पावर 1 और 10 पावर -7 न्यूमरेटर में -6 बन जाएंगे। -6 से -6 कैंसिल। अब एक बात तय है, जो साइन थीटा है ना वो ग्रेटर देन 1 आ रहा है, क्योंकि 5.4 ओवर 5 इज एक्चुअली 1.08। ये 1 से बड़ा है। साइन फंक्शन मैंने अभी आपको सारी वैल्यूज बताई, मैक्सिमम वैल्यू इज 1। साइन फंक्शन कैन नेवर एक्सीड 1। इट मींस दैट दिस इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है 10th ऑर्डर इमेज जो है वो नहीं बनेगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अगर ये बात जिनको ये आइडिया समझ में आ गया, उसको अपना हैंड रेज कर लें। मैं देखना चाह रहा हूँ कि कितने बच्चे जो हैं वो मेरे साथ हैं और इस बात को समझ पा रहे हैं। हमें मेरा ख्याल है कि तकरीबन 23-25 बच्चों ने जो है वो हैंड रेज अब तक कर लिया, तो बाकी करना है। आइडिया आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। मैं इस सवाल को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अगर वो इस सवाल में आपसे कहते हैं कि मैक्सिमम ऑर्डर निकाल दें, तो मैक्सिमम ऑर्डर के लिए शायद आपको याद आए मैंने आपको एक तरीका बताया था। वो तरीका क्या था? पहले तो मैं यहाँ पर लिख दूं 10th ऑर्डर इज नॉट पॉसिबल। मैक्सिमम ऑर्डर के लिए आप क्या करेंगे? मैक्सिमम ऑर्डर के लिए आप लिखेंगे m लैम्डा इक्वल d sin थीटा। लैम्डा इज 5.4 एक्सपोनेंट -7
d is 5 exponent minus 6, और याद है मैक्सिमम ऑर्डर के लिए थीटा कितना पुट करते थे 90, मैंने कैलकुलेशन ये करके पहले दिखाई भी है। तो m बनेगा 5 exponent minus 6 डिवाइडेड बाय 5.4 exponent minus 7। अब देखें, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 5 over 0.54, तो ये -6 -7 कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल हो जाएंगे? क्योंकि 5.4 एक्सपोनेंट -7 को अगर मैं 0.54 लिखूंगा 10 पावर -6 बन जाएगा, और न्यूमरेटर का -6 डिनोमिनेटर का -6 कैंसिल हो जाएंगे। अब गौर से सुनिएगा, अगर ये 5 over 0.5 होता तो 10 आंसर आता। ये 5 over 0.54 है, तो मेरी अप्रोक्सीमेशन ये कहती है आंसर शुड बी 9। और क्योंकि अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे एग्जैक्ट आंसर में भी दिलचस्पी रखते हैं, आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, मैं सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए आप इनको एग्जैक्टली डिवाइड कर दें, 9.29 आंसर आता है। हम तो इंटीग्रल वैल्यू लेते हैं, तो 9 इज करेक्ट आंसर। इसका मतलब है कि अगर वो क्वेश्चन में मुझसे पूछे कि मैक्सिमम कौन सा ऑर्डर बनेगा, तो मैं इस तरीके से निकालूंगा। और फिर ये सवाल मैंने पहले भी पूछा था, अगर मैक्सिमम ऑर्डर 9 है तो नंबर ऑफ बेंड शुड बी 19, 9 ऊपर 9 नीचे और एक सेंटर वाला 0। तो टोटल जो है वो 19 बेंड हैं जो आपको बनते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन था डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के हवाले से। वर्किंग आपके सामने है, मैंने वर्किंग जो है वो बाकायदा पूरी वर्किंग आपको करके दिखा दी। अगर इस वर्किंग में किसी को कंफ्यूजन है, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी तो फिर मैं अगले सवालों पे चला जाऊंगा। जी निम्रा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। तो लास्ट में आपने जो मैक्सिमम ऑर्डर फाइंड करना बताया वो दोबारा बता दो। किसका? मैक्सिमम ऑर्डर। अच्छा, मैक्सिमम। देखिए, अगर आपके पास वो सारे लेक्चर्स भी है ना, तो मैंने उसमें भी ये चीज लिखी होगी कि साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 हो सकती है व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। अगर वो आपसे पूछेंगे बताएं मैक्सिमम कितने बैंड बनेंगे, तो इसका मतलब है थीटा की वैल्यू बढ़ते बढ़ते सिर्फ 90 हो सकती है। तो मैं क्या करूंगा, मैं थीटा को 90 पुट कर दूंगा और एम की वैल्यू निकाल लूंगा। अब एम अगर आप कैलकुलेटर यूज करते तो आंसर आता है 9.2। बैंड तो हमेशा इंटीग्रल होंगे, तो मैं इसको 9 बना दूंगा। इसका मतलब 9 बैंड मैक्सिमम बनेंगे, यानी जो लास्ट बैंड स्क्रीन पे नजर आएगा दैट शुड बी 9th बैंड। फिर मैंने कहा कि अगर 9th इज मैक्सिमम, तो 9th बैंड अबव सेंटर होंगे, 9th बैंड बिलो सेंटर होंगे और एक सेंटर का बैंड। तो टोटल कितने बैंड बन जाएंगे? 19। बात क्लियर हो रही है निम्रा? यस सर, थैंक यू। अच्छा, वो बच्चे जिनको न्यूमेरिकल में भी कंफ्यूजन हुई ना, वो अगला न्यूमेरिकल देखें। अच्छा, सुमैया कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी सुमैया। सर 10th ऑर्डर जो है वो क्यों पॉसिबल नहीं है, समझ नहीं आया। देखिए, 10th ऑर्डर इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि साइन थीटा जो है ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, साइन थीटा आएगा 1.08। साइन थीटा 1 से बड़ा नहीं हो सकता, इसका मतलब 1.08 इज नॉट पॉसिबल। क्लियर हो गई बात? ओके सर। चलो, अब आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, ये एक अच्छा सवाल है। हाँ, मैं इस सवाल का सिर्फ पहला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि साइन फंक्शन की अप्रोक्सीमेशन आप कैसे करेंगे। बाकी 2 पार्ट आप घर में बैठ के खुद सॉल्व करिएगा, दिल चाहे तो वर्किंग करके मुझसे शेयर कर लीजिएगा ताकि मुझे इत्मीनान हो कि आपने काम किया। सवाल में आपको लैम्डा गिवन है, 400 लाइंस पर मिलीमीटर गिवन है। तो आपने कहा लैम्डा इज 6 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर, नंबर ऑफ लाइन इज 400, लेंथ इज 1 मिलीमीटर, जिसका मतलब क्या होगा 1 एक्सपोनेंट माइनस 3 मीटर। सबसे पहले डी निकाल लें। कैसे? एल ओवर एन, तो 1 एक्सपोनेंट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 400। अब देखिए, सॉल्व करना बड़ा आसान है, नंबरों से परेशान ना हो, साइंटिफिक बना लें। 1 एक्सपोनेंट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 पावर 2। मैं 400 को 4 इंटू 10 स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक। अच्छा, 1/4 क्वार्टर होता है। क्वार्टर का मतलब सबको याद होगा 0.25। ये +2 न्यूमरेटर में जाके -2 बनेगा तो -5 हो जाएगा। मेरे पास आंसर आएगा 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 6।
ये मैंने वैल्यू निकाल ली किसकी, डी की। जब आपने जो है वो डी की वैल्यू निकाल ली तो आप अगले स्टेप में क्या कर सकते हैं, आप अगले स्टेप में जो है वो फॉर्मूला लगाएंगे। अब सवाल में वो बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर की, तो मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात कर लेता हूं। एम लैम्डा इक्वल डी साइन थीटा। फर्स्ट ऑर्डर है तो m इज 1, लैम्डा इज 6 एक्सपोनेंट माइनस 7, d इज 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 6 साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या बन जाएगा, 6 एक्सपोनेंट माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 6। देखिए अब आप कैलकुलेशन कैसे करते हैं यह आपकी अपनी मर्जी है। अगर मैं आपकी जगह हूं तो देखिए मैं क्या करूंगा, ये 2.5 है ना, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, (0.25) तो 10 की पावर क्या बन जाएगी, -5। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी, 0.25 बन जाएगी। अगर मैं 2.5 को 0.25 बना दूं तो एक पावर जो है वो क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। एक पावर आपके पास बढ़नी चाहिए, तो वो क्या हो जाएगी, -6 से -5। अच्छा, जब भी कोई चीज 0.5 से डिवाइड होती है तो वो हाफ हो जाती है, तो जब भी कोई चीज 0.25 से डिवाइड होगी तो वो कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स। ये पॉइंट आप समझ पा रहे हैं कि जब भी कोई चीज हाफ से डिवाइड होती है तो वो डबल होती है। जब भी कोई चीज 0.25 से डिवाइड होगी तो वो 4 टाइम्स हो जाएगी। 6 को 4 टाइम्स कर दे तो क्या बन जाएगा, 24। ये -5 न्यूमरेटर में +5 बनेगा तो ये क्या बन जाएगा, 10 पावर -2। इसका मतलब मेरे पास साइन थीटा कितना आने वाला है, 0.24। मेरे पास साइन थीटा कितना आएगा, 0.24। वंस अगेन आप एप्टीट्यूड की जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर ये एंगल 0.24 आ गया तो जरा जल्दी से स्टेबल पे चले जाइए। अगर मैं इस टेबल को नीचे कॉपी कर पाया तो हमारे लिए काम जो है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। चले, वैल्यू जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दी। अब अगर आप गौर करें तो शायद आप जो है वो इस बात से एग्री करेंगे कि मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.24। अच्छा, 0.24 जो है वो 1 और 0.5 के दरमियान होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले ये बात आपको मैं समझा रहा था। और टेक्निकली 1 और 0.5 का एग्जैक्टली मिडिल है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ मेरे पास जो थीटा है वो किसके करीब आ जाएगा, 15 डिग्री के। और मेरा ये ख्याल है कि अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर भी लें तो वो 15 डिग्री आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा। जी यस सर। यस सर, इमरान आप कुछ पूछना चाह रहे हैं सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वाइल सर, सर ये 0.4 कैसा है, ये एक बार बता दें वापस। 0.4 कहाँ पर लिखा मैंने, 0.24 सर। 0.24 कैसा है, ये आपको जी सर। 24 इंटू 10 पावर -2 समझ में आ रहा है। नहीं सर, ये नहीं समझ आ रहा। आपको इससे ऊपर वाला स्टेप समझ में आता है कि 6 इंटू 10 पावर -7 है और डिनोमिनेटर में 0.25 एक्स्ट्रा -5 है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। जी सर। देखें, मैं कह रहा हूँ कि जब आप 6 को 0.5 से डिवाइड करते हैं तो ये 12 हो जाता है। जब भी कोई चीज 0.5 से डिवाइड होती है वो डबल हो जाती है। इसी तरह जब भी कोई यस चीज सर। 0.25 से डिवाइड होगी तो वो 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो अच्छा। 6 को अगर मैं 4 टाइम्स कर दूं तो 24 बनेगा। अब ये लिखा हुआ है 24 एक्सपोनेंट -2, जिसका मतलब 0.24 बन जाएगा। बात क्लियर हो रही है? यस सर। जी अरिवन। सर आपने जो शुरू में जो डी की वैल्यू निकाली थी उसे 1/4 से डिवाइड किया था तो 0.25 आया था, तो जी, मतलब वो आपने कैसे निकाला?
अच्छा मैंने कहा था कि 1/4 का मतलब ना क्वार्टर होता है, ये तो वो फ्रैक्शन याद होने चाहिए। 1/4 का मतलब 0.25 होता है, 1/5 का मतलब 0.5 होता है, 3/4 का मतलब 0.75 होता है। 4 क्वार्टर होते हैं ना एक फुल के अंदर, तो 1/4 इज क्वार्टर विच मींस 0.25। ठीक है रीबा? अच्छा देखिए मैंने एक वैल्यू कैलकुलेट करके दिखा दी है, अब मैं बाकी भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो, तो बाद में मैंने 1 का ऑर्डर निकाल दिया, सेकंड का और थर्ड का आपको निकालना है। मैं यहाँ पर मेंशन कर भी देता हूँ कि ये आपका थोड़ा सा जो है वो होमवर्क हो जाएगा, घर में जो है वो सॉल्व करने की जो है वो कोशिश जरूर करिएगा कि आप इसको जो है वो सॉल्व कैसे करेंगे। सही है, अब जरा बात कर लेते हैं प्रॉब्लम 9.6 की। देखिए प्रॉब्लम 9.6 में आपसे क्या कह रहा है, इफ अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग प्रोड्यूसिंग फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ, आपको जो है वो क्वेश्चन में लैम्डा गिवन है 6 एक्सपोनेंट -7, एंगल कितना गिवन है 20 डिग्री, ऑर्डर क्या गिवन है 1, व्हाट इज स्पेसिंग आपको d चाहिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर, आपको 1/d चाहिए। आज क्लास के शुरू में ये बात बता दी, तो इसका मतलब पहले आप d निकालेंगे कैसे, m lambda equal d sin theta, m is 1, lambda is 6 exponent -7, d is unknown and sin is 20 डिग्री, तो ये बन जाएगा 6 एक्सपोनेंट -7 इक्वल d। देखिए अब साइन 20, देखिए कुछ एंगल ऐसे हैं जो आप इतना फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करेंगे कि उनकी अप्रोक्सीमेशन तो आपको याद हो जानी चाहिए। आज ही की क्लास में हमने कहीं पर जो है वो ये यूज किया है, मैंने आंसर 19 डिग्री निकाला था और साइन थीटा कितना था 0.32 के करीब। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सारे एंगल्स याद होने चाहिए, लेकिन कुछ चीजें इतना फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होती हैं कि वो जहनों में रह जाती हैं। मैं क्या करूंगा, मैं ये कहूंगा कि साइन 0 0 होता है, साइन 30.5 होता है, तो मेरे नजदीक साइन 15 0.25 के बराबर होना चाहिए, तो जो साइन 20 है मैं उसे 0.3 के बराबर ले रहा हूँ। देखिए सारी अप्रोक्सीमेशंस हैं जो प्रैक्टिस से आती हैं। मैं जो बात कह रहा हूँ हो सकता है भी आपको ऐसा लग रहा हो कि सर तो याद की हुई वैल्यूज होंगी वो लिख रहे हैं, मैं याद की हुई वैल्यूज नहीं लिख रहा। मैंने आपको ये बात बताई कि साइन 0 0 था, साइन 30.5 था, तो जो साइन 15 होगा वो 0.25 होना चाहिए। तो अब अगर ये 20 है तो इसे 0.25 से ज्यादा होना चाहिए, तो मैंने इसे क्या लिख दिया 0.3, तो ये बन जाएगा d 6 एक्सपोनेंट -7 ओवर 0.3, सॉल्व कर लेंगे आंसर निकाल लेंगे। जब d आ जाएगा तो वो आपके पास आएगा मीटर्स में, मुझे चाहिए नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर, तो आसान तरीका है, पहले d को कन्वर्ट कर देंगे किस में, मिलीमीटर में। कैसे, मीटर को मिलीमीटर बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3, और फिर नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर के लिए आपने 1/d कैलकुलेट करना है। देखिए कैलकुलेशन में करके दिखा सकता हूं, मैं सिर्फ थोड़ी सी चाहता हूं कि आप भी थोड़ी सी अब इनपुट दें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। कंप्लीट जरूर करिएगा, जो कंप्लीट कर ले भले से आप कैलकुलेटर से करें, एक दफा कैलकुलेटर से करें, एक दफा अप्रोक्सीमेशन से करें, बेहतर होगा पहले अप्रोक्सीमेशन से करें, ताकि जब आप कैलकुलेटर से चेक करें तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बेहतर हो, करीब करीब आंसर होना चाहिए, क्योंकि जब एप्टीट्यूड टेस्ट में ऑप्शंस होंगे तो आप करेक्ट आंसर निकाल लेंगे। सॉल्व कर लें, मुझसे शेयर जरूर करें, क्योंकि मैंने बाकी ग्रुप में भी जो है वो कमोबेश यही काम किया। आप शेयर कर लेंगे तो फिर मैं आपको गाइड कर सकता हूं कि आप अपनी वर्किंग को विदाउट कैलकुलेटर कैसे बासानी सिंप्लीफाई कर सकते थे करेक्ट आंसर के लिए। अच्छा यहां तक ये जो मैंने 3 क्वेश्चन का जिक्र किया ना, ये थे प्योर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव। इस अगले क्वेश्चन को पढ़िए, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। How far apart are the diffracting planes in sodium chloride crystal for which axis of wavelength? जब कभी भी सवाल में एक्सरे या सॉल्ट क्रिस्टल का जिक्र नजर आ जाए, इसका मतलब ये होता है कि हम बात कर रहे हैं ब्रैग्स इक्वेशन की। ये किया आपके लिए हिंट है कि जब कभी भी न्यूमेरिकल में वो जुमला इस्तेमाल करें एक्सरेस या वो इस्तेमाल करें सॉल्ट क्रिस्टल,
आप हमेशा इस्तेमाल करेंगे ब्रैग्स इक्वेशन। तो सबसे पहले इक्वेशन रिकॉल कर लें, 2d sin थीटा इक्वल m लैम्डा। अब डेटा बनाते हैं। हाउ फार अपार्ट आर दी डिफ्रैक्टिंग प्लेन। शायद आपको याद है मैंने लास्ट क्लास में जब डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज पढ़ाया है तो मैंने वहां पर कहा था कि जो स्मॉल d है वो ग्रेडिंग एलिमेंट भी है, डिस्टेंस बिटवीन डिफ्रैक्टिंग प्लेन्स भी है, लैटिस कांस्टेंट भी है, बॉन्ड लेंथ भी है। तो वो न्यूमेरिकल में कोई भी टर्म जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जी अरीबा, अरीबा आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? वो नहीं सर, वो लोअर हैंड चल किया ठीक। तो अच्छा देखें, अब आप क्या करेंगे, सवाल में आपको लैम्डा गिवन है वेवलेंथ, सवाल में आपको एक एंगल गिवन है। अब देखें न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करेंगे। पहली चीज तो ये समझें, जो थीटा होता है ना, इस थीटा का यूनिट होता है क्या, डिग्री। ठीक है, ये डिग्री एक बड़ा यूनिट है। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं मिनट्स में भी, और आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, सेकंड्स में भी। मिनट्स को शो किया जाता है सिंगल कॉम्प्लीमेंट से, सेकंड को शो किया जाता है डबल कॉम्प्लीमेंट से। और रूल बहुत सिंपल सा, 1 डिग्री इज 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज 60 सेकंड। वो रिलेशन है जो बेसिकली टाइम का होता है, तो याद भी नहीं करना पड़ेगा। अब जरा डेटा बना लें। सवाल में आपको लैम्डा गिवन है 1.54 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का मतलब है -10 मीटर। सवाल में आपको एंगल गिवन है कितना, 15 डिग्री 54 मिनट्स। अब मैं पहले एक्चुअल कैलकुलेशन सिखा दूं और फिर बता दूंगा कैलकुलेशन की नीड भी नहीं थी। मुझे एंगल पूरा डिग्री में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 15 डिग्री तो सही है, जो 54 मिनट्स हैं अगर आप इसको डिग्री बनाना चाहते हैं तो मिनट को डिग्री कैसे बनाएंगे, डिवाइडेड बाय 60। 6 9 is 54, 6 10 तो ये बन जाएगा 0.9, और अगर आप 0.9 कर देंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 15.9 डिग्री, जिसको मैं राउंड ऑफ करके क्या ले सकता हूं, 16। ये एक्चुअल कैलकुलेशन है। मैंने आपसे कहा था कि आप तो एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, आप तो एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है मुझे पूरी कैलकुलेशन की नीड नहीं थी। क्यों नीड नहीं थी, क्योंकि 54 डिग्री, इनफैक्ट 54 मिनट्स इज वेरी क्लोज टू 1 डिग्री। मैं डेसिमल वैल्यू तो वैसे भी यूज नहीं करूंगा, तो मैं इसको डायरेक्टली राउंड ऑफ कर देता किसके ऊपर, 16 डिग्री पे। तो ये जितनी वर्किंग यहाँ पर हुई हुई है, ये सारी वर्किंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने की नियत से, हमें जो है वो न्यूमेरिकल में ये कैलकुलेशन करने की नीड भी नहीं थी, अगर आप बिलखुसूस जो है वो बात कर रहे हैं एमसीक्यूज के हवाले से। ठीक, तो थीटा आ गया 16। बात हो रही थी फर्स्ट ऑर्डर की। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है एम कितना होना चाहिए, 1। आप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, एम लैम्डा इक्वल 2d sin थीटा। सारी वैल्यूज पुट करें, m is 1, wavelength is 1.54 exponent minus 10, d is unknown and theta is 16। देखें, आज ही की क्लास में मैंने आपको अप्रोक्सीमेशन 0, 15, 30 से सिखाई है, और आप जितनी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो सारी इसी के करीब करीब घूम रही हैं। यानी अगर 2-3 दफा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे ना, तो आपको तो ये वैल्यू याद हो जाएंगी कि sin 20.3 के करीब आना चाहिए। ठीक, तो और जो sin 16 होगा वो 0.25 के करीब आएगा, तो ये बनेगा 1.154 एक्सपोनेंट माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2। sin 16 को मैं लिख देता हूं 0.25 इज इक्वल टू डी। अब इसको सिर्फ हमें सॉल्व कर लेना है। देखें, रूल याद है, अगर आप जो है वो 2 into 0.25 निकालेंगे तो ये कितना बन जाना चाहिए, ये बन जाना चाहिए आपके पास 0.5, क्योंकि डबल हो जाएगा। और जब भी कोई चीज 0.5 से डिवाइड होती है वो डबल हो जाती है, तो 1.54 को डबल कर देंगे तो तकरीबन 3 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर आंसर आएगा। ये सब अप्रोक्सीमेशन है, मैं एग्जैक्ट वैल्यू यूज नहीं कर रहा। अब मैं अपने ऑप्शंस देखूंगा। ऑप्शन ए 1.8 एंगस्ट्रॉम,
ऑप्शन बी 2.8 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन सी 3.9 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन डी 4 एंगस्ट्रॉम। आपने अप्रोक्सीमेशन से आंसर निकाला है 3 एंगस्ट्रॉम। जो नियरेस्ट मैच है वो कौन सी है आपके पास? 2.8 एंगस्ट्रॉम। जो नियरेस्ट मैच आपके पास है वो कितनी है? 2.8 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब है आप जो है वो अप्रोक्सीमेशन से आंसर निकाल सकते हैं। वैसे तो सोडियम क्लोराइड के लिए वैल्यू 2.81 एंगस्ट्रॉम है, मैंने क्लास में ये वैल्यू लिखी भी थी। अगर क्वेश्चन आपके पास आ गया ये वाला, तो आपको तो सॉल्व करने की नीड भी नहीं है, क्योंकि जब सोडियम क्लोराइड की बात हो रही है तो दैट बॉन्ड लेंथ शुड बी 2.81 एंगस्ट्रॉम। ठीक, ये वो कुछ न्यूमेरिकल थे जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के हवाले से जो हमें आज डिस्कस करने थे। जो अगला टेस्ट आपका होगा वो प्योरली डिफ्रैक्शन के हवाले से होगा। 2 से 3 मिनट है, मैं पोलराइजेशन अभी नहीं बता रहा, मैं इंशाल्लाह अगली क्लास पोलराइजेशन से ही स्टार्ट करूंगा। अगर किसी के जहन में इन न्यूमेरिकल से मुतालिक कोई भी कंफ्यूजन है, अब आप जो है वो बिल्कुल पूछ सकते हैं। जी निम्रा। तो थीटा को 16 डिग्री के बराबर कैसे लिया बगैर कैलकुलेशन के? इसकी बात कर रही हैं? थीटा को 16 डिग्री के बराबर कैसे लिया? देखें, क्योंकि यह है 15 डिग्री 54 मिनट, हमें ये बात मालूम है 60 मिनट्स 1 डिग्री होते हैं। यानी अगर ये लिखा होता 15 डिग्री 60 मिनट्स, तो 60 मिनट्स का मतलब ही 1 डिग्री होता है। कुछ आइडिया समझ में आ रहा है आपको? नहीं सर। अच्छा चले, मैं जो हूँ वो इसको थोड़ा बेहतर कर देता हूँ। देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ये लिखा हुआ इस तरह 15 डिग्री 54 मिनट्स, अब 54 मिनट्स बढ़ेगा तो 55 बनेगा, 56 बनेगा। जैसे ये बन गया 60 मिनट, तो 60 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 डिग्री। एग्री कर रहे हैं इस बात से? तो फिर इसका मतलब ये एंगल 15 डिग्री प्लस 1 डिग्री क्या बन जाएगा? 16 डिग्री। अब बात समझ में आ रही है कि जो मिनट्स है ना, 60 मिनट्स 1 डिग्री के बराबर होता है। मेरे मिनट्स जितने 60 के करीब होंगे, फॉर एग्जांपल अगर ये लिखा होता 15 डिग्री 30 मिनट्स, तो मैं ही कहता ये तो 15 डिग्री है, और 30 मिनट्स का मतलब आधा डिग्री होगा, तो ये क्या बन जाता? 0.5 डिग्री, यानी 15.5 डिग्री। इज इट क्लियर? यस। जी यूसर। अस्सलाम वालेकुम सर। माइसरा। सर 9.4 में जो हमने लैम्डा यूज किया है वो 5000 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, सर इसको चेंज 5.4 एक्सपोनेंट -6 में कैसे हुआ? मैंने -6 नहीं किया, -7 लिखा। -7 में। देखें, ये लिखा हुआ है 5400 एक्सपोनेंट -10। ठीक है। यस अच्छा, सर, अगर यस आप सर। जो है वो इस वैल्यू को जो है वो एक एक आगे बढ़ाएंगे, यानी पीछे लेके आएंगे एक एक डिजिट, तो कितने डिजिट आप पीछे आ गए? बेसिकली 3। तो ये क्या बन 3। जाएगा? 5.4 एक्सपोनेंट +3, और ये लिखा हुआ है -10, तो -7 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक। किसी और के ध्यान में भी अगर कोई कंफ्यूजन है, फील फ्री टू आस्क। न्यूमेरिकल मैंने पूरे सॉल्व करने की इसलिए कोशिश कर लिया बगैर कैलकुलेटर की, कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि बगैर कैलकुलेटर न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे होगा, बिलखुसूस जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो इस्तेमाल करने हो। जी महाम। हाँ महाम, थोड़ा लाउड बोलेंगे, आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। सर जो मंडे को टेस्ट हुआ था आप वो डिस्कस कर लें। अच्छा, हाँ, मंडे को जो टेस्ट हुआ था, ठीक। अच्छा, मंडे वाला टेस्ट जो है वो मैं होपफुली अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ओके फाइन।
अच्छा, मंडे वाला टेस्ट जो है वो मैं डेफिनेटली अगली क्लास में जो है वो डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो टेस्ट जो था वो इंटरफेरेंस के वाले से, अगला टेस्ट आपका डिफ्रैक्शन का कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। थोड़े से आपकी क्लास का टाइम ओवर हो जाएगा, लेकिन ये है कि आपका अगली क्लास में टेस्ट होगा तो आपको शायद थोड़ी सी आसानी हो जाए। सिर्फ मुझे 2 मिनट दें कि मैं पेपर अपने पास जो है वो कॉपी कर लूँ। ओके, हाँ, थोड़ा सा जल्दी से अगर वेरीफाई कर दें कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं।
so that I can start discussing the answer quickly. जी जुनैरा, आपकी स्क्रीन क्लियर नजर आ रही है। ठीक, चले। देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करें तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट वेव फ्रंट। अच्छा, ऐसे तमाम क्वेश्चन के बारे में मैं हमेशा जो है वो एक ही जुमला इस्तेमाल करता हूं कि अगर आपको जो है वो इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएं तो आपको करना क्या चाहिए? आपको करना ही चाहिए कि आप जो है वो एक एक करके सारे ऑप्शन पढ़ें और जो सही है उसे राइट कर दें, जो गलत है उसे क्रॉस करते जाएं। Which of the following is are true about wavefront? All the points on the wavefronts are in phase. ये जुमला बिल्कुल सही है। Every point on a wavefront serve as a source of secondary wavelength. ये जुमला भी सही था। वैसे हमने क्या ये पेपर लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं किया? मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मैंने डिस्कस किया? नहीं सर, ये वाला डिस्कस नहीं करा। नहीं किया, ठीक, तो फिर जल्दी से कर लेते हैं। Every point on a wavefront serve as a source of secondary wavelength. ये जुमला बिल्कुल सही है। Distance between two consecutive wavefront is equal to wavelength. ये जुमला भी बिल्कुल सही है। All the points on the wavefronts are out of phase. ये जुमला गलत। तो इसका मतलब है 1, 2 और 3 जो है वो क्या हो जाएंगे? सही। When two slits are in phase, at the slit are travel to a distance screen to produce the third wave from two slits are in phase at the slits and travel to distance screen to produce the third order maximum of the interference pattern. The difference in distance. अच्छा, अब याद करें, यंग डबल स्लिट में सेंटर ऑफ द स्क्रीन हमेशा ब्राइट होता था, तो सेंटर पे पार्ट डिफरेंस कितना होता था? 0। तो सेंटर के लिए 0 होता था, तो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम के लिए 1 लैम्डा, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम के लिए 2 लैम्डा, तो थर्ड ऑर्डर के लिए क्या होना चाहिए? 3 लैम्डा। 3 लैम्डा का मतलब है 3 वेवलेंथ। इस बात को दोबारा सुन लीजिए। Waves from two slits are in phase at the slits and travel a distance to screen to produce the third order maximum of interference pattern. अगर मुझे स्क्रीन पर थर्ड ऑर्डर चाहिए तो पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा होना चाहिए, और याद करना आसान है, मैं दोबारा जब बता रहा हूं, सेंटर के लिए 0 लैम्डा होता है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1 लैम्डा, सेकंड ऑर्डर के लिए 2 लैम्डा और थर्ड ऑर्डर के लिए 3 लैम्डा। In a double slit experiment, the slit separation is double to maintain the same fringe spacing. याद है फ्रिंज स्पेसिंग का फॉर्मूला क्या होता था? लैम्डा एल ओवर डी। अब यहां पर उन्होंने डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन को कैपिटल डी का नाम दिया हुआ है। अगर आपने डिस्टेंस डी को डबल कर दिया तो मुझे स्क्रीन का डिस्टेंस भी क्या करना पड़ेगा? डबल, ताकि 2 से 2 क्या हो जाए? कैंसिल, ताकि डेल्टा एक्स क्या रह सके? सेम। क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि आप स्लिट सेपरेशन को डबल कर रहे हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन क्या चेंज लाएं कि डेल्टा एक्स सेम रहे, तो डबल इसका सही आंसर है। मोनोक्रोमेटिक लाइट एट नॉर्मल इंसिडेंस स्ट्राइक्स अ थिन फिल्म इन एयर। If lambda denotes the wavelength in film, what is the thinnest film in which the reflected light will be maximum? देखें, अब इस बात को समझें। मुझे क्या चाहिए? मैक्सिमम। अगर एक आम इंटरफेरेंस हो तो मैक्सिमम कब होता था? 0 लैम्डा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। थिन फिल्म में मैक्सिमम कहां पर होगा? जहां पर पार्ट डिफरेंस होगा लैम्डा बाय 2। मेरा ख्याल है आपको बात याद होगी। 0 पे डिस्ट्रक्टिव है, 1 पे डिस्ट्रक्टिव है, 1 ओवर 2 लैम्डा या 0.5 लैम्डा पे क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव। अच्छा, थिन फिल्म में पार्ट डिफरेंस 2t होता था, तो मेरे पास t क्या बन जाएगा? लैम्डा बाय 4। इस वजह से लैम्डा बाय 4 इसका आंसर है। मैं एक दफा सारे समझा दूं, फिर किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन होगा मैं जिक्र कर दूंगा, दोबारा समझा दूंगा, लेकिन दोबारा सुनिए। थिन फिल्म में कंस्ट्रक्टिव के लिए मुझे चाहिए होगा लैम्डा बाय 2 पार्ट डिफरेंस, क्योंकि पार्ट डिफरेंस डबल ऑफ थिकनेस होता है, तो अगर पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 है तो थिकनेस लैम्डा बाय 4 होनी चाहिए। आप ऐसे याद कर लीजिए, समझ लीजिए कि लैम्डा बाय 4 आने में, लैम्डा बाय 4 जाने में, तो जो टोटल पार्ट डिफरेंस है वो मेरे पास क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा लैम्डा बाय 2। नेक्स्ट, spreading of wave as it passes through a gap or around an edge is called diffraction. ये तो डायरेक्ट आपके पास आंसर आ रहा था।
इन 5 एमसीक्यूज में अगर किसी के जहन में कोई कंफ्यूजन है तो पहले आप पूछ सकते हैं, ताकि फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। इन 5 में अगर किसी के जहन में कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट है, फील फ्री टू आस्क। जी यूसुफ। सर हमें सेकंड वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन, आप वो बता दें एक बार। देखिए वो आपसे कह रहे हैं थर्ड ऑर्डर मैक्सिमम, जीरोथ ऑर्डर मैक्सिमम के लिए 0 लैम्डा होता है, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम के लिए 1 लैम्डा होगा, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम के लिए 2 लैम्डा होगा, तो थर्ड ऑर्डर के लिए क्या बन जाएगा? 3 लैम्डा। सिंपल, ठीक है। अच्छा, अगर यहां तक बात जो है वो क्लियर है तो अब जरा जल्दी से जो है वो अगले 3 एमसीक्यूज का भी जिक्र कर देते हैं। When a moving mirror of Michel's interferometer is shifted through 0.0589 millimeter 200 fringes across the field, what is the wavelength of light? देखिए बात हो रही है माइकल्स इंटरफेरोमीटर की। याद है माइकल्स इंटरफेरोमीटर के लिए फॉर्मूला क्या था? डेल्टा एक्स इक्वल एम लैम्डा बाय 2। तो लैम्डा कितना होना चाहिए? 2 डेल्टा एक्स ओवर एम। मुझे डेल्टा एक्स गिवन है 0.0589 एक्सपोनेंट -3, क्योंकि मैं मीटर में वैल्यू यूज करूंगा। और कितनी फ्रिंजेस पास हुई? 200। तो 2 1 ये क्या बन जाएगा? 100। इसका मतलब मैं अगले स्टेप में कह सकता हूं, अगर मैं वर्किंग रेड कलर से मैं ऊपर वाले की वर्किंग कंटिन्यू कर रहा हूं, 0.0589 10 पावर -3। जब ये 100 न्यूमरेटर में जाएगा तो ये बनेगा 10 पावर -2, जो इस -3 को क्या बना देगा? -5। अब अगर आप अपने ऑप्शंस देखें तो ये 0.0589 बेसिकली क्या लिखा हुआ है? 5890 एंगस्ट्रॉम। अगर आप कन्वर्जन कर देना तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन 7, इन अ यंग रबर्स एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स इज 0.1 and the wavelength of light is 4x per -7, so this is small d, this is lambda. If the width of the fringe is 4 millimeter, ये मुझे क्या गिवन है? डेल्टा एक्स। बेहतर होगा मैं कलर चेंज कर लूं कि आप डिस्टिंग्विश कर पाए। आप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे डेल्टा एक्स इक्वल लैम्डा एल ओवर डी। मुझे मालूम करना है कैपिटल एल, तो वो बनेगा डेल्टा एक्स डी ओवर कैपिटल एल। सारी वैल्यूज पुट कर दें। Fringe spacing is 4 millimeter, means 4 exponent -3. D is 0.1 millimeter, यानी 1 exponent -3 divided by L. L आपको जो है वो इनफैक्ट L जो है वो आपको मालूम करना था, ये डिवाइडेड बाय जो है वो लैम्डा होना चाहिए। लैम्डा कितना है मेरे पास? 4 exponent -7। शायद आप डायरेक्टली अंदाजा लगा पाए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एग्जैक्टली इक्वल है, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 1 मीटर। और आखिरी था, फॉलोइंग इज एन अरेंजमेंट ऑफ माइकल्स इंटरफेरोमीटर, प्लेट एक्स एंड वाई आर। अगर मुझे एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए तो याद है एक्स का मतलब होता था बीम स्प्लिटर, क्योंकि एक सिंगल बीम को 2 में डिवाइड कर रहा था। और जो प्लेट वाई होती थी, वो प्लेट वाई जो है वो कंपनसेटिंग प्लेट होती है। कंपनसेटिंग प्लेट का मतलब क्या था? कि वो दोनों रेस के पाथ को सेम बनाती थी। तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन था, ऑप्शन ई इसलिए करेक्ट आंसर है। अगर इन तीनों में से किसी को कोई क्विक क्वेश्चन है जल्दी से पूछ लीजिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपकी पूरी ब्रेक यूज कर चुका हूँ। तो कोशिश करिएगा कि अगर आपको नमाज पढ़नी होती है तो वो ऐसे, ताकि अगली क्लास ज्यादा लेट ना हो। जी अरीबा। अरीबा अपने एंड से अपने आपको अनम्यूट कर लेंगे, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। जी अरीबा। सर नंबर 4 का समझा दें, एमसीक्यू नंबर 4। अच्छा, अब मैं ये बाकी सारे अगर वो प्रीवियस एमसीक्यूज है तो वो मैं इंशाल्लाह अगली क्लास में बिल्कुल समझा दूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है वो ब्रेक भी इस्तेमाल कर चुका और अगली क्लास का 1 मिनट भी। तो यहाँ से रिज्यूम करेंगे अगली क्लास में। अगला टेस्ट आपका डिफ्रैक्शन का होगा। इन सवालों में अगर कोई कमी रह गई, क्योंकि मैंने बड़ी क्विकली जो है वो समझा दिया है, नथिंग टू वरी अबाउट। आप अगली क्लास में बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। आई विल रिज्यूम फ्रॉम हियर इन नेक्स्ट क्लास।